मैं सुधा ठाकुर आज आपके सामने हिंदी साहित्य और उसका प्रथम काल, आदिकाल या वीरगाथा काल की विशेषताओं पर अपने विचार व्यक्त करूंगी। किसी भी राष्ट्र और समाज का वास्तविक परिचय उसके साहित्य से ही होता है, क्योंकि साहित्य से ही उस राष्ट्र और समाज की तत्कालीन परिस्थितियों, सभ्यता और संस्कृति का परिचय मिलता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। किसी भी भाषा के प्रारंभिक काल से लेकर आज तक जो कुछ भी लिखा जाता है वह उस भाषा का साहित्य कहलाता है। हिंदी भाषा का भी अपना एक साहित्य है, जिसे हिंदी साहित्य का इतिहास की संज्ञा दी गई है। हिंदी साहित्य के इतिहास को रस, तत्कालीन जनता की मनोवृत्ति, विचारधारा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का विभाजन किया गया है। अनेक विद्वानों ने हिंदी साहित्य का विभाजन किया है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम वैज्ञानिकता के अनुसार काल विभाजन प्रस्तुत किया है, जो सर्वमान्य है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन: आदिकाल या वीरगाथा काल, समय 1050 से लेकर 1375 तक। दूसरा भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, संवत 1375 से लेकर 1700 तक। और तीसरा रीतिकाल या उत्तर काल, संवत 1700 से लेकर 1900 तक। चौथा आधुनिक काल या गद्य काल, 1900 से अब तक। अब हम चर्चा करते हैं आदिकाल या वीरगाथा काल की। वीरगाथा काल के अन्य नाम इस प्रकार हैं: आदिकाल, क्योंकि यह साहित्य का प्रारंभिक काल था। दूसरा वीरगाथा काल, क्योंकि इस काल में वीर रस का प्रयोग हुआ। तीसरा रासो काल, क्योंकि इस समय प्रबंध काव्य ही लिखे गए जिन्हें रासो कहा गया। चौथा चारण काल, क्योंकि इस समय के सभी कवि किसी न किसी राजा के दरबारी कवि थे और अपनी रचनाओं में अपने राजा की वीरता की प्रशस्ति गान करते थे। इस काल की परिस्थितियां इस प्रकार हैं। राजनीतिक परिस्थितियां: राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था और उन राज्यों के स्वतंत्र राजा बन गए थे। विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे। सभी राजाओं में कलह, द्वेष, ईर्ष्या और शत्रुता थी। देश छिन्न भिन्न हो चुका था। देश में बहुत प्रबल उथल पुथल थी। चारों ओर युद्ध का वातावरण था। युद्ध लोक रक्षार्थ न होकर प्रायः शक्ति प्रदर्शन के लिए होते थे। चारों ओर तलवारों की झनकार सुनाई देती थी। जर, जोर, जमीन और स्त्री युद्ध के कारण थे। कभी भी अपने आश्रयदाता राजा के साथ युद्ध भूमि में जाया करते थे। स्वयं भी युद्ध करते हुए ऐसी कविता करते थे जिससे राजा में वीरता का संचार हो। राजा का प्रशस्ति गान भी करते थे। दूसरा सामाजिक परिस्थितियां: युद्धों के कारण समाज में चारों ओर अशांति का वातावरण था। समाज में अशिक्षा और अंधविश्वास भी था। जनता शासन और धर्म दोनों से ही हीन और निराश्रित हो गई थी। मुसलमानों के आक्रमणों के कारण समाज में सती प्रथा और पर्दा प्रथा आ गई थी। जनता शासकों के अत्याचारों और विलासिता से आक्रांत थी। धार्मिक परिस्थितियां: इस प्रकार सिद्धों, नाथों का प्रचार प्रसार हुआ। नाथों में नवनाथों का प्रचार हुआ। हठ योग का प्रचार हुआ। समाज पर शैव और जैन धर्म का प्रभाव पड़ा। सिद्धों में 84 सिद्धों का महत्व रहा। सांस्कृतिक परिस्थितियां: इस समय विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रोत्साहन मिला। कांची, तांजोर, खजुराहो आदि भव्य मंदिरों का निर्माण भी हुआ। स्थापत्य कला का विकास हुआ। आबू में जैन मंदिर बना। संगीत, चित्रकला आदि का भी विकास हुआ। साहित्यिक परिस्थितियां: साहित्य राजाश्रित था, जिसमें वीरता और राजाओं का गुणगान था। रासो ग्रंथों का बाहुल्य था। काव्य में वीर, श्रृंगार और भक्ति का संगम था। अधिकांश रचनाएं प्रबंधात्मक थी, वीर रस प्रधान थी और रचनाओं में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग होता था और शैली में सवित, सवैया, छप्पे और कुंडलियां आदि छंदों का प्रयोग होता था। वीरगाथा काल की प्रवृत्तियां और साहित्य: वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार है:
पहली, वीर रस की प्रधानता। राजाओं में वीरता के संचार के लिए तथा उस समय की वीरांगनाओं के जौहर और उनके रण कौशल के चित्रण के लिए वीर रस का प्रयोग किया गया। श्रृंगार रस को वीर रस के सहायक रस के रूप में प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत वीरों के विलास प्रदर्शन और नारी का रूप सौंदर्य का वर्णन था। दूसरा, राजाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। इस समय के सभी कवि किसी न किसी राजा के दरबारी कवि थे। इसी कारण इन कवियों ने अपने आश्रयदाता की वीरता का, उसकी शक्ति का और युद्धों का तथा उसके जीवन की घटनाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, जिससे राजा प्रसन्न हो और वे लोग उनकी कृपा पात्र बने रहें। इस समय का साहित्य केवल एक प्रशस्ति गान है। तीसरा, कल्पना का आधिक्य और ऐतिहासिकता की कमी। इस समय के चारण कवियों ने अपने आश्रयदाता राजा को प्रसन्न करने के लिए कल्पनाओं का अधिक सहारा लिया, जिसके कारण वर्णन सत्यता से परे हो गया और ऐतिहासिकता का भी अभाव हो गया। चौथा, भावनात्मकता की कमी। युद्धों के वर्णन में वस्तुओं और सेना का अत्यधिक वर्णन हुआ। काव्य में वीरता का और शक्ति का अधिक वर्णन होने के कारण भावनाओं की कमी रही और काव्य नीरस हो गए। भाषा और शैली। इस समय मुख्यतः डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया, जो वीर रस के वर्णन के लिए उपयुक्त थी। शैली के अंतर्गत छप्पे और कठोर व्यंजन का प्रयोग हुआ, जिसके प्रयोग से युद्ध में उत्साहवर्धन हो सके। इन प्रवृत्तियों के कारण तथा काल वंशावली के वर्णन इतिहास से मेल न खाने के कारण इस समय का साहित्य अर्ध प्रामाणिक माना गया। वीरगाथा काल का साहित्य। पहला, विजयपाल रासो। इसे नल सिंह ने लिखा। इसमें राजा विजयपाल का वर्णन है। इसका समय 1355 से माना गया है। भाषा अपभ्रंश है। दूसरा, हमीर रासो। यह 14वीं सदी की रचना है, जिसे कवि सारंगधर ने लिखा है। इसमें रणथंबोर के राजा हमीर देव का वर्णन है। तीसरा ग्रंथ खुमान रासो। इसे दलपति विजय ने लिखा है। यह 9वीं सदी की रचना है। इसमें चित्तौड़ के राजा खुमान के युद्धों और विवाहों का वर्णन है। इसमें 5000 छंद हैं। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। चौथा, परमाल रासो। इसके रचयिता कबीर जगनिक हैं। इस काव्य में राजा परिमल देव के वर्णन के साथ ही साथ इस समय के वीर आल्हा और उदल की वीरता का भी वर्णन है। इसी कारण इसे आल्हा खंड भी कहा जाता है। भाषा और शैली के कारण इस रचना को अर्ध प्रामाणिक भी माना जाता है। 5वां ग्रंथ बीसलदेव रासो। नरपति नाल इसके रचयिता हैं। इस काव्य में अजमेर नरेश बीसलदेव के युद्ध, विवाह और वियोग का वर्णन है। इसके 4 खंड हैं, 125 छंद हैं। इस काव्य की विशेषता 12 मासा और ऋतु वर्णन है। यह रचना भी विषय, भाषा और शैली के कारण अर्ध प्रामाणिक मानी गई है। इस समय की प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो है। शुक्ल जय के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। पृथ्वीराज रासो को चंदबरदाई ने लिखा है। इस ग्रंथ में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा का वर्णन है। माना जाता है कि चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान का जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुई थी। चंदबरदाई कवि होने के साथ साथ पृथ्वीराज रासो के मित्र, मंत्री और सेनापति भी थे। पृथ्वीराज रासो में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान द्वारा किए गए युद्धों, विवाहों और आखेटों का वर्णन किया है। चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार युद्ध में हराया था और 17वीं बार राजा जयचंद के कारण मोहम्मद गौरी की जीत हुई और चौहान को बंदी बनाकर अपने देश को गौरी ले जाता है, जहाँ पर उन्हें अनेक यातनाएं देता है। चंदबरदाई भी गौड़ जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में अत्यंत निपुण थे। अतः चंदबरदाई गौरी को मारने की योजना बनाते हैं और गौरी की सभा में पृथ्वीराज चौहान को इन पंक्तियों द्वारा गौरी के सिंहासन का मापदंड बताते हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान।
गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को अंधा बना दिए जाने के पश्चात भी शब्दभेदी बाण चलाने में अत्यंत निपुण होने के कारण पृथ्वीराज चौहान बाण चलाते हैं और मोहम्मद गौरी को मार देते हैं। बाद में दोनों मित्र एक दूसरे को मार देते हैं। चंदबरदाई की मृत्यु के पश्चात इस ग्रंथ को उनके पुत्र जलहन ने पूरा किया। पृथ्वीराज रासो में 25,000 पृष्ठों का महाकाव्य है। इसमें 69 सर्ग हैं। इसे पिंगल भाषा में लिखा गया है। शैली में कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया गया है, परंतु घटना तथा काल के वैषम्य के कारण इस रचना को भी अर्ध प्रामाणिक माना गया है। वीरगाथा काल के अन्य कवि हैं विद्यापति। विद्यापति भी इस समय के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी कीर्ति पताका और कीर्तिलता प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विद्यापति पदावली भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इन्हें इनके मधुर कंठ और आकर्षक गीतों के कारण अभिनव जयदेव कहा जाता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। इन्होंने हिंदी में पहेलियाँ, मुकरी और ढकोसला आदि लिखा है। अब्दुल रहमान, इन्होंने संदेश रासक की रचना की है। इनके अतिरिक्त अन्य कवि हैं। कवि राम सिंह ने पाहुक दोहा नामक रचना लिखी, जो एक धार्मिक सिद्धांत ग्रंथ है जिसमें 222 दोहे हैं। कवि स्वयंभू ने पौमचर्यु लिखा है। श्रवकाचार्य देवसेन द्वारा लिखा गया है। आसगु कवि ने चंदन बाला रास की रचना की है। इस प्रकार अंततः हम ये कह सकते हैं कि वीरगाथा काल या आदि काल साहित्यिक दृष्टि से एक समृद्ध काल है।